लेक्चर 16। पेज 136। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज और नामकरण। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहली बार बताया तथा रिचर्ड अल्टमान को मुख्य खोजकर्ता माना जाता है। बायोब्लास्ट नाम दिया था। कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन: प्रोटीन 60 to 65%, फॉस्फोलिपिड 25 to 30%, RNA and DNA 5 to 10%, मिनरल्स 1 to 2%। प्लास्टिड लवक। सामान्य परिचय: ये केवल पादप कोशिका का भाग है जो निम्नलिखित कार्य करता है: एक प्रकाश संश्लेषण में सहायता। पेज 137। 2 पेड़ पौधों को रंग प्रदान करना। 3 भोज्यका अथवा पोषक तत्वों का संग्रहण। नोट: अर्नेस्ट हैकेल ने लवकों के बारे में सबसे पहली बार बताया, जबकि AF विलियम सिम्पर ने लवकों की विस्तृत व्याख्या दी। लवकों के प्रकार: 1 हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, 2 वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, 3 अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। परिचय: विलियम सिम्पर ने अलग से हरित लवकों के बारे में सबसे पहले बताया। ये पेड़ पौधे में खासकर पत्तियों के साथ पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कराने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। हरित लवकों में स्वयं का DNA और राइबोसोम पाया जाता है, अतः इसे भी अर्ध स्वायत्त अंग की संज्ञा दी जाती है। पेज 138। यहाँ एक चित्र बना है जिसमें एक पत्ती को दर्शाया गया है। पत्ती राइट एरो डंठल, पिटियोल सेल, मीजोफिल कोशिका, डाउन एरो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यहाँ क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक संरचना का चित्र है जिसमें निम्नलिखित भाग दर्शाए गए हैं। मेसोफिल कोशिका से क्लोरोप्लास्ट की ओर संकेत। ग्रेनम, सिक्कों की ढेरी जैसी संरचना। ग्रेना, पूरे भाग को ग्रेना कहते हैं। थैलिक्वाइड, ग्रेनम की एक परत। स्ट्रोमा, हरित लवक का कोशिका द्रव। क्वांटाजोम, थैलिक्वाइड के अंदर स्थित छोटे कण। इसे क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा गया है। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। प्रवाह आरेख, फ्लोचार्ट: हरित लवक राइट एरो ग्रेना, राइट एरो ग्रेनम 3 से 5, राइट एरो थैलिक्वाइड 10-20, राइट एरो क्वांटाजोम, राइट एरो क्लोरोफिल 200-250। पेज 139। नोट: क्लोरोफाइल, जो कि हरित लवक का सबसे सूक्ष्मतम भाग है जो कि सूर्य के प्रकाश के किरणों को ट्रैप करती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों की भूमिका होती है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ प्रतिरक्षण, स्टार्च संग्रहण तथा वसीय अम्ल आदि के निर्माण में भी मदद करता है। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट: यह लवक पेड़ पौधों के विभिन्न भागों को विशेष प्रकार के रंग प्रदान करते हैं जो आकर्षण बनते हैं तथा एंटीऑक्सीडेंट क्षमता प्रदान करते हैं। नोट: वर्णी लवक भी सामान्य रूप से प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। उदाहरण: 1 जंथोफिल पीला रंग, 2 लाइकोपीन लाल रंग। पेज 140। 3 बेटा कैरोटीन नारंगी, 4 कैप्सैंथिन बैंगनी, 5 कुरकुमिन हल्दी का पीलापन। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट: यह लवक रंगहीन अथवा सफेद होते हैं तथा पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता अथवा ये सूर्य के प्रकाश से सुरक्षित होते हैं। नोट: अवर्णी लवक मुख्य तौर पर पोषक तत्वों का संग्रहण करते हैं, जैसे 1 वसा, 2 प्रोटीन, 3 कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। यहाँ एक चित्र के माध्यम से वितरण समझाया गया है। फली राइट एरो सरसों, अरहर। मटर, फली। सूर्य के प्रकाश से सुरक्षा, लेफ्ट एरो, राइट एरो। रूट, मूली। बीज मूंगफली। अंडरग्राउंड स्टेम, आलू, प्याज, लहसुन। पेज 141। पोषण तत्वों के आधार पर अवर्णी लवक 3 प्रकार के होते हैं। 1 एमिलोप्लास्ट, यह स्टार्च का संग्रहण करते हैं। EX आलू और चावल। 2 इलायोप्लास्ट, यह वसा का संग्रहण करता है। EX सभी तरह का तिलहन, मूंगफली और सोयाबीन। 3 प्रोटीनोप्लास्ट, यह प्रोटीन का संग्रहण करता है। EX सभी तरह के दालें, सोयाबीन और मूंगफली। प्रोटीनोप्लास्ट को एल्यूरॉन प्लास्ट भी कहा जाता है। यहाँ एक त्रिभुजाकार चित्र द्वारा लवकों का आपस में बदलना दर्शाया गया है। एमिलोप्लास्ट, सफेद रंग का आलू, सूर्य के संपर्क में आने पर क्लोरोप्लास्ट हरा रंग में बदल सकता है। उदाहरण: हरा मिर्च क्लोरोप्लास्ट पकने पर लाल मिर्च क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। आलू में हरा रंग सोलेनिन विषैला तत्व के कारण होता है। पेज 142। अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER।
यहाँ कोशिका के अंदर केंद्रक के पास ER की स्थिति का चित्र है। सेल के भीतर केंद्रक से सटी हुई जालिका दिखाई गई है। 200 एम जूम आउट चित्र में निम्नलिखित भाग हैं। रफ ER रूक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका, इस पर दानेदार राइबोसोम चिपके हुए हैं। स्मूथ ER चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, इस पर राइबोसोम नहीं होते। पास में ही गोल्जी बॉडी और उससे निकलने वाले लाइसोसोम को दर्शाया गया है। पेज 143। अंतःप्रद्रव्य जालिका एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है। यह कोशिका के भीतर केंद्रक के चारों ओर पाया जाता है तथा उसे सपोर्ट प्रदान करता है। ER को कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। ER के माध्यम से कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन होता है, इसलिए इसे कोशिका का राजपथ कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार। रफ ER, स्मूथ ER। हैश यहाँ राइबोसोम पाया जाता है। हैश यहाँ राइबोसोम नहीं पाया जाता। हैश यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। अनियमित प्रोटीन। हैश यहाँ वसा का निर्माण होता है। नोट: SER को निर्विषाक्त कारक अथवा डिटॉक्सिफिकेटर कहा जाता है क्योंकि ये जहर की मात्रा को कम अथवा अवशोषित करने का प्रयास करती है। पेज 144। नोट: कैथ रॉबर्ट पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सबसे पहली बार बताया था। गोल्गी बॉडी। ये एक थैलीनुमा अंग होता है जिसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस अथवा यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी के कार्य: एक, प्रोटीन की पैकिंग करना और प्रोटीन में आवश्यक बदलाव करना। 2, वसा या लिपिड में आवश्यक बदलाव करना। 3, स्पर्म के एक्रोसोम का विकास करना। 4, कोशिका के विभाजन के दौरान बीच में सेल प्लेट का विकास। नोट: पादप कोशिका में भी गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं और ये बहुत छोटे आकार के होते हैं जिन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। गोल्जी बॉडी की क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहा जाता है। पेज 145। कैमिलो गाल्जी ने सबसे पहले गाल्जी काय के बारे में बताया। लाइसोसोम। लाइसोसोम का जन्म गोल्जी बॉडी से होता है। यह एक वृत्ताकार अंग है जिसे कोशिका का सफाई कर्मी कहा जाता है क्योंकि कोशिका में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को यह साफ कर देता है। अन्य कार्य: एक, ऑटोफैगी क्षतिग्रस्त और कमजोर अंगों का पुनर्निर्माण। 2, परजीवी का भोजन शरीर में प्रवेश कर चुके बैक्टीरिया आदि का पाचन। 3, ऑटोलाइसिस। ये अपने शक्तिशाली एंजाइम का उपयोग करके पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। पेज 146। यहाँ एक चित्र द्वारा लाइसोसोम की कार्यविधि समझाई गई है। चित्र में दिखाया गया है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया जैसे अंग खराब हो जाते हैं या बैक्टीरिया परजीवी हमला करते हैं तो लाइसोसोम सक्रिय होता है। इसमें उपस्थित एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम, प्रोटीज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, न्यूक्लियज एंजाइम। परिणाम: सेल डेथ, डाउन एरो, एपोप्टोसिस। नोट: लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेरणा से पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है और इस प्रक्रिया को एपोप्टोसिस कहा जाता है।